वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जो आज की हमारी ये क्लास रहेगी ये हमारी पर्यावरण पर आधारित रहेगी। जो हमारी पर्यावरण की सीरीज चल रही है तो इसमें ये हमारी क्लास नंबर 7 है। ठीक है, कौन सी कक्षा है? ये कक्षा आपकी 7th है, कक्षा नंबर 7 है, क्लास 7 है। इससे पहले के जो 6 भाग है वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो इसी सीरीज में चलते हुए हम आगे आ चुके हैं पारिस्थितिकी। आज की जो हम क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई पारिस्थितिकी क्या होती है, जिसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद इकोलॉजी के बाद किसका जन्म होता है? इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, और क्या इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, और क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, और क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। इन सब की जो हम हैं डिटेल में हम स्टडी करेंगे इसी क्लास के अंदर। ठीक है, इकोलॉजी से लेकर, ठीक है, इकोसिस्टम तक, और इकोसिस्टम को और इकोसिस्टम का और पर्यावरण का क्या आपस में तालमेल होना चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकी की परिभाषा और उसकी शाखाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पारिस्थितिकी है जिसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, ठीक है, होती क्या है? तो भाई वैसे हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसकी जो है एक ये बोलते हैं कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है ओकियोस, OIKOS प्लस लोगोस। ओकियोस का अर्थ होता है घर, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, एक ग्रीक भाषा में लिया गया है जिससे किसकी स्थापना हुई है? इकोलॉजी शब्द की स्थापना हुई है, जिसमें हम पढ़ते हैं जो पौधे और जंतुओं के जो आपसी संबंध कि जो पौधे हैं और जो जंतु हमारे होते हैं उनके आपसी रिलेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, फिर उनके वातावरण के साथ क्या रिलेशन होते हैं। यानी कहने की बात, इकोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और जीव जंतु होते हैं। ठीक है, प्लांट्स और जो हमारे जीव जंतु होते हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, फिर उनके पर्यावरण के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, पर्यावरण के क्या संबंध है, इसका जो अध्ययन करते हैं, इसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और इकोलॉजी को 19वीं शताब्दी में जीवों के परस्पर संबंध के अध्ययन को इथोलॉजी, हेक्जिकोलॉजी और इकोलॉजी नाम दिया गया। ठीक है, ये सभी अलग अलग नाम हैं इसी के पारिस्थितिकी के। हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी और इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी में हम पौधे और जीव जंतुओं के जो आपस में जो संबंध होते हैं वो, और पर्यावरण के साथ जो संबंध होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। एक टर्म होती है पारिस्थितिकी। हमने क्या लिखा अभी मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ कि लोग क्या समझते हैं कि पारिस्थितिकी, एक सेकेंड, कि जो पारिस्थितिकी होती है जिसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। ठीक है, और एक होता है इकोसिस्टम। इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो कुछ लोग क्या है, इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक है, नहीं, इकोलॉजी को ही इकोसिस्टम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की आप हमारी क्लास देखना पूरी,
आपको ये जो डिफरेंस है इसको हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, इसको हम बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा इकोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है ना, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1869 में। अर्नेस्ट हैकल ने कब किया था? 1869 में इसका प्रयोग किया था। और उसके बाद रीटर ने इसका किया था 1885 में। ठीक है, उसके बाद कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है? जो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इसको, हैकल हिकल कुछ भी पढ़ सकते हो भाई, इंग्लिश में देख लो ये है। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल भी बोल देते हैं इसको, हिकल भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। तो हैकल ने 1869 में क्या दिया कि जीवों व उनके वातावरण के परस्पर संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। और यही डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं पीछे भी। ठीक है, उसके बाद क्रेब ने 1972 में क्या डेफिनेशन दी कि पारिस्थितिकी परस्पर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि जीवों के वितरण और अधिकता का निर्धारण करता है। और ईपी ओडम ने क्या दिया कि प्रकृति की संरचना और उनके कार्यों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कहने की, यदि हम अंतिम रूप से बात करें इसकी, तो पारिस्थितिकी क्या है? जो पारिस्थितिकी है वो जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच का जो अध्ययन है, और जीव जंतु और पेड़ पौधों का वातावरण के साथ जो सह अध्ययन है उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यदि हम अब एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इकोलॉजी का, यानी क्वेश्चन आ जाता है कि पारिस्थितिकी का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह किसे कहा जाता है? कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो भी लिख लो भाई, हमबोल्ट को। पूरा आंसर लिखना चाहो तो लिख लो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को। ठीक है ना, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को पारिस्थितिकी का यानी इकोलॉजी का, ठीक है ना, इकोलॉजी का जो फादर है, ठीक है ना, यानी इकोलॉजी का जो फादर है वो किसे हम बोलते हैं? आपका अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को कहा जाता है। ये नीचे मैंने इसको नीचे कर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसमें पढ़ लेना। आज की क्लास में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का जो हमने पढ़ा है उसमें यही आ सकता है कि कौन फादर है किसका? इकोलॉजी का फादर कौन है? तो इकोलॉजी का फादर है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ठीक है, और ये एक वनस्पति शास्त्री, भूगोल वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी और खोजकर्ता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोलॉजी की क्या क्या शाखाएं होती है, ब्रांचेज क्या क्या होती है इकोलॉजी की? कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, वैसे आप नाम याद रखिए, मैं थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन इनके बारे में आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, पहला है आपका आवासीय परिस्थितिकी, जिसको हम हैबिटेट मतलब किसी आवास जहाँ पर लोग रहते हैं, हैबिटेट इकोलॉजी। न सिर्फ इसे नहीं बोल सकते कि भाई सिर्फ लोगों के हिसाब से बोल सकते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, यानी हम बड़े लेवल पर हम बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो वो होती है आपकी हैबिटेट इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, यानी जो जैविक और अजैविक घटकों की संरचना और उनके कार्यों का जहाँ पर अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ सॉरी, नेक्स्ट जो ब्रांच है इसकी वह कंजर्वेशन इकोलॉजी, जिसको संरक्षण बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अंतर्गत प्राकृतिक स्रोतों की प्रबंधकीय व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो मैनेजमेंट है, जो स्रोत है उनके मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन यानी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन से संबंधित जो परिस्थितियां जो अध्ययन करते हैं, जिसमें हम
स्वच्छ जल है, समुद्री जल इत्यादि के उत्पादन और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन का जो अध्ययन किया जाता है वो आता है आपका प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद है रेडिएशन इकोलॉजी, जिसमें आप विकिरण पारिस्थितिकी विकिरण के बारे में, रेडिएशन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्पेस आपका क्या होता है, अंतरिक्ष से रिलेटेड जहाँ पर किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका टैक्सोनोमिक इकोलॉजी। ठीक है, टैक्सोनोमी होता है भाई वर्गीकरण, जैसे एक अलग विभाग को, जैसे क्या है, जैसे हम मनुष्य हैं, ठीक है ना, मनुष्य की अलग अलग जातियां प्रजातियों में उसका टैक्सोनोमी किया गया है। इसी प्रकार जैसे प्लांट है, प्लांट का अलग, भाई कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं, कुछ समुद्र के जल में, तो जो टैक्सोनोमी होती है भाई उसको बोलते हैं टैक्सोनोमी इकोलॉजी। ठीक है, यानी वर्गीकी पारिस्थितिकी जिसे बोला जाता है। और ह्यूमन इकोलॉजी आपकी मानव पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत मानव के उसके वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा अब तक किसके बारे में पढ़ा, ये सब कुछ जो बेसिक आइडिया हमने लिया पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा हमने, यानी इकोलॉजी के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे भाई पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, पारिस्थितिकी इकोलॉजी और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि पूरा का पूरा एक सिस्टम, जो इको का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम यानी इकोलॉजी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहले इसको जब अध्ययन किया गया था वो टॉन्सले के द्वारा 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। ठीक है, और टॉन्सले ने क्या डेफिनेशन दी थी? उन्होंने बोला था कि वातावरण व उसमें उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटकों की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला था? टॉन्सले ने 1935 में सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था, किसका? इकोसिस्टम का कंसेप्ट दिया गया था टॉन्सले के द्वारा 1935 में। और भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसको आप ट्रिपल स्टार क्वेश्चन लगा लेना भाई, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा लेना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो इकोसिस्टम का कंसेप्ट है वो किसने दिया? तो किसने दिया? टॉन्सले ने दिया। कब दिया? 1935 में दिया। ईयर तो बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन ये नाम पूछा जाता है कि किसने दिया? टॉन्सले ने दिया। और टॉन्सले की डेफिनेशन ये कहती है कि वातावरण व उसमें उपस्थित, यानी जो कहता है कि वातावरण और उसमें उपस्थित, वातावरण में क्या क्या उपस्थित है? जैविक घटक भी है और अजैविक घटक भी है, और उनकी अंतःक्रियाओं, अंतःक्रिया मतलब उनकी आपस की क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को ही क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। ये टॉन्सले की जो डेफिनेशन थी वो थी, उन्होंने ये बताया कि जो वातावरण के अंदर जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और उसके फलस्वरूप जो तंत्र बनता है उसी को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। सिंपल सी बात भाई, मैं आपको इसको एक्सप्लेन यदि मैं करूं, ठीक है, यदि मैं इकोलॉजी को एक्सप्लेन करूं, सॉरी इकोसिस्टम को, तो इकोसिस्टम के अंदर हमें, आपको पता है कि भाई जो भी हमारा कोई भी जीव है, कोई भी जीव है और अकेला नहीं रहता। ठीक है, जीव जैविक जो होता है आपका बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, तो कोई भी जीव है वो अकेले नहीं रहता, बल्कि किस में रहता है? समुदाय के रूप में, समुदाय के रूप में रहना पसंद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका भी डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल जो आपका जियोग्राफिक चैनल आते हैं उन पे देखना कि आप जैसे हाथियों का देखोगे झुंड का झुंड है, ठीक है, जेब्रा का देखोगे झुंड का झुंड है। तो ये कहने की बात है वो कभी अकेले नहीं रहते, वो झुंडों में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। ठीक है, और समुदाय के जीव अपने वातावरण के विभिन्न जीवीय और अजीवीय घटकों से क्रियात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। अर्थात जो जीवीय समुदाय और वातावरण के विभिन्न घटकों के बीच जटिल क्रियाएं होती रहती हैं। इन्हीं क्रियाओं के कारण ही वातावरण की संरचना हमेशा बदलती रहती है। इसी कारण वातावरण क्या है? डायनामिक है। ये भी क्वेश्चन भाई डबल स्टार क्वेश्चन लगा लेना। इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वातावरण है जो
ठीक है, वो किस प्रकार का है, डायनामिक है, स्टैटिक्स है, किस प्रकार का, 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, डायनामिक है। ठीक है, 2 चीजें याद रखनी है आपको, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम, यही इसमें आपको बताया गया है। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, कि भाई कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 समूह में इकोसिस्टम को 2 समूह में रखा गया है। एक आपका नेचुरल, नेचुरल को हम बोलते हैं प्राकृतिक, नेचुरल को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। ठीक है, और एक मैन मेड, मैन मेड जिसको हम आर्टिफिशियल्स भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल या मैन मेड यानी मनुष्य द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, ठीक है, आदमी द्वारा बनाया हुआ, आर्टिफिशियल कह सकते हो आप। एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। यदि मैं नेचुरल की बात करूं तो नेचुरल में क्या है, 2 प्रकार के है, टेरेशियल, एक्वेटिक। टेरेशियल एक्वेटिक होते हैं जो सतल पर रहते हैं, ठीक है ना, सतल पर रहने वाले, जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम, किस प्रकार का, ग्रास यानी घास का इकोसिस्टम, फॉरेस्ट वन का इकोसिस्टम, डिजर्ट सूखे का जो रेगिस्तानी है, हिली इकोसिस्टम पहाड़ी जिसे बोलते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं दूसरी तरफ एग्रो इकोसिस्टम, एग्रो मतलब खेती, एग्री मतलब खेती बाड़ी से संबंधित है तो वो इकोसिस्टम, स्पेस अंतरिक्ष से संबंधित, एक्वेरियम पानी से, जैसे समुंदर, महासागर, झीलों का जो इकोसिस्टम है वो। ठीक है, और एक और फिर जो प्राकृतिक है, एक बेस पर और इसको बांटा गया है, फ्रेश वाटर के बेस पर और मैरिन के बेस पर। भाई फ्रेश वाटर का जो इकोसिस्टम होता है, जैसे नदियों में जो इकोसिस्टम पाया जाता है वो स्प्रिंग में जो है, लेक में, पॉन्ड में, स्वेप में, सी, और मैरिन मतलब तभी खारेपन के हिसाब से, सी और जो ओशियन का जो इकोसिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं मैरिन इकोसिस्टम। इनको हम सारे को डिटेल में पढ़ेंगे, तो सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि जो कितने टाइप्स के होते हैं आपका, वो मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। इसको इस पिक्चर को क्या है, दिमाग में बना लो, फिर आप आसानी से इसके बारे में आगे लिख भी पाओगे और समझ भी पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई प्राकृतिक यानी नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक क्या है, जिसमें मनुष्य का कोई दखल न के बराबर होता है, भाई वो प्राकृतिक होते हैं। और एक आर्टिफिशियल होता है जिसको मनुष्य अपने फायदे के लिए बनाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर किस प्रकार का पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक पढ़ रहे हैं। इसमें मनुष्य का दखल न के बराबर होता है, मनुष्य का इसमें कोई दखल नहीं होता। ठीक है, सब क्या है, प्राकृतिक रूप से नेचुरल होता है बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो और इसमें हम बात करते हैं आगे आवास के आधार पर। ठीक है, आवास के आधार पर 2, एक तो हमारा क्या है, टेरेशियल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम जिसे स्थलीय पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के पारितंत्र स्थल पर बनते हैं। ठीक है, प्रमुख है उनमें घास के जो इकोसिस्टम है जिसको बोलते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वन पारितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मरुस्थलीय पारितंत्र, डिजर्ट इकोसिस्टम, पहाड़ी हिलो इकोसिस्टम। ठीक है, ये सारे के सारे किस प्रकार के हैं, स्थलीय, किस प्रकार के हैं, स्थलीय पारितंत्र है आपके। स्थलीय पारितंत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट इकोसिस्टम और हिल इकोसिस्टम। उम्मीद कर रहे हैं भाई आपके दिमाग में यहाँ तक बात अच्छे तरीके से सेट हो रही होगी। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। अब नेचुरल के बारे में हमने पढ़ा है, नेचुरल होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जो इकोसिस्टम होते हैं वो जिसमें मनुष्य का कोई दखल नहीं होता। ठीक है, और इसको हम पहला भाग इसका हम पढ़ रहे हैं टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। टेरेस्टेरियल मतलब सथलीय, सथल में क्या क्या इकोसिस्टम पाए जाते हैं वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भाई
जो मनुष्य के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम पारितंत्र, ठीक है। जैसे अपने फायदे के लिए कैसे, जैसे एग्रो इकोसिस्टम है आपका, ठीक है, एग्रो इकोसिस्टम है आपका जो फसल पारितंत्र है, अपने फायदे के लिए बनाया है, क्योंकि हमने खाना होता है, पैदावार करनी होती है, अपने घर भी चलाना होता है। इसी प्रकार स्पेस इकोसिस्टम है, ठीक है, ये इसी के अंदर आपके आते हैं। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र की संरचना व घटक यानी स्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई जो इकोसिस्टम होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होती है और क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। यानी हम दो चीज़ों को इसमें देखेंगे, एक तो इकोलॉजिकल कंपोनेंट, एक तो क्या देखेंगे इकोलॉजिकल कंपोनेंट, और एक इसके अंदर हम देखेंगे इकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। तो संरचना की दृष्टि से हम देखते हैं पारितंत्र, चाहे कोई भी इकोसिस्टम ले लो सभी एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। फर्क क्या होता है, केवल उसके जो वातावरण, जो उसके सदस्य वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं, जो उसके अंदर सदस्य होते हैं ना वो वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जिन वस्तुओं का बना होता है उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल कंपोनेंट या पारिस्थितिकी घटक, ठीक है। यानी जिन वस्तुओं से पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी घटक या इकोलॉजिकल कंपोनेंट। यानी जिन कंपोनेंट से पारिस्थितिकी बना हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन वातावरण का वह भाग या परिवर्तन जो पारिस्थितिकी तंत्र को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर। देखिए भाई समझ में, इकोलॉजिकल कंपोनेंट और इकोलॉजिकल फैक्टर में डिफरेंस है, ठीक है। इकोलॉजिकल कंपोनेंट तो वो होते हैं कि जिनसे बना हुआ होता है हमारा इकोसिस्टम, उसको इकोलॉजिकल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और इकोलॉजिकल फैक्टर वो होते हैं जो इकोलॉजिकल सिस्टम को यानी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं, चाहे कैसे भी प्रभावित करते हो, वो होते हैं हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर। वो क्या होते हैं, हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है और उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देख लेते हैं आगे, बिल्कुल आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट जो आपका है फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल होते हैं क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक, फंक्शन करना, जो क्रिया करते हैं, ठीक है। तो प्रसिद्ध पारिस्थितिकी वैज्ञानिक ओडम के अनुसार प्रत्येक पारितंत्र कार्यात्मक दृष्टि से निम्नलिखित दो घटकों का बना होता है। यानी फंक्शनल कंपोनेंट की बात करते हैं तो ओडम महोदय ने क्या कहा है, ओडम महोदय ने बोला है कि जो आपका फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें दो प्रकार के हैं। एक तो आपके ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट है, एक आपके हिट्रोट्रोफिक कंपोनेंट है। ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट वो है भाई जो पारितंत्र के अंदर वो आते हैं, वो कंपोनेंट होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे इसका उदाहरण है। और हिट्रोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक को हिंदी में बोलते हैं स्वयंपोषी, ऑटोट्रोफिक को क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी घटक। और हिट्रोट्रोफिक कंपोनेंट्स को बोलते हैं परपोषी घटक। ये वो आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो ऑटोट्रोफिक्स होते हैं या पौधे होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ऑटोट्रोफिक, ठीक है। ऑटोट्रोफिक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। हिट्रोट्रोफिक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि ऑटोट्रोफिक पर या हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनको बोलते हैं हिट्रोट्रोफिक। और ऑटोट्रोफिक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद पहले हमने फंक्शनल पढ़ा, अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखते हैं। स्ट्रक्चर कंपोनेंट में दो प्रकार के हैं भाई, इसमें दो प्रकार के शामिल किए गए हैं। एक तो एबायोटिक और दूसरा आपका बायोटिक,
ठीक है, दो प्रकार के कंपोनेंट है इसके अंदर, एबायोटिक आपके अजैविक, जिसको अजैविक घटक बोलते हैं, और ये हमारे जैविक। ठीक है, अजैविक घटक वो होते हैं जो परिस्थिति के अंदर, ठीक है, जो निर्जीव पदार्थों या घटकों के इस वर्ग में रखते हैं। अजैविक यानी जिसमें जीव ना हो, एबायोटिक, ठीक है, जिसमें जीव ना हो, तो इसको हम निर्जीव पदार्थों या घटकों के वर्ग में रखते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा तथा रासायनिक पदार्थों का होना आवश्यक है। ऊर्जा सूर्य से मिलती है तथा रासायनिक पदार्थ पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। ऊपर वर्णित दोनों पदार्थ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का भोजन बनाते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा मिलती है। पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले अजीवीय घटकों को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, आगे जो अजैविक कंपोनेंट है आपके, देखो अजैविक कंपोनेंट क्या है आपके, वो आपके जो निर्जीव घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, उन घटकों को इस वर्ग में रखते हैं। और इसमें क्या है कि कोई भी इकोसिस्टम हो, उस इकोसिस्टम में क्या है भाई, ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ, यानी जो ये कच्चे माल होते हैं, इन्हीं से आगे सब कुछ बनेगा। कच्चे माल का मतलब इन्हीं से आगे क्या है, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ऊर्जा से क्या है भाई, ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। ठीक है, और जो रासायनिक पदार्थ है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी से। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होती है भाई, पेड़ पौधे होते हैं, आपको पता है। वैसे मैं अभी समझाना चाहता, आगे समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि भी पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों को पता है भाई, कुछ जो पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, फिर कुछ जो पेड़ पौधों को खाते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जो कड़ी आती है इसमें, वो आती है हमारे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। और हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाएंगे, सूर्य की ऊर्जा से। और रासायनिक पदार्थ कहाँ से लेंगे, पृथ्वी की मृदा से। ठीक है, पानी भी, लवण, जल, सब कुछ कहाँ से लेंगे, पृथ्वी की मृदा से। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, उस पारिस्थितिकी तंत्र का क्या तैयार करेंगे, भोजन तैयार करेंगे, जिससे उस पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी उस इकोसिस्टम को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जो आपका ये जो एबायोटिक सिस्टम है, उसको हम आगे 3 तरीके में बांट सकते हैं। देखिएगा 3 तरीके कौन कौन से, 3 है आपके, एक तो कार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ और एक जलवायवीय। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या ले सकते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब आते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा में बदल देते हैं जिनको। और अकार्बनिक पदार्थ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि ये पदार्थ कार्बनिक पदार्थों को बनाने में सहायता देते हैं। ये पदार्थ किसी भी तंत्र को खत्म नहीं होने देते, बल्कि इनका नियमित चक्कर चलता रहता है। और वही इनका चक्कर, जैसे ऑक्सीजन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर और CO2 साइकिल, ये सारे हम पीछे क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि कैसे वातावरण में दोबारा से फिर से आ जाएंगे। ठीक है, और जलवायु, तापक्रम, वर्षा, पहाड़ आदि इस वर्ग में आते हैं, जो किसी भी स्थान के वातावरण को निर्धारण करते हैं कि भी उसका वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, किस प्रकार का वहाँ पर उसका वातावरण होगा। अब जैसे कहीं पर आपका तापक्रम ज़्यादा है, ठीक है, आप पता लगा कि वह किस प्रकार का है भाई, ड्राई एरिया है। ठीक है, जैसे रेगिस्तान है आपका। ठीक है, एक आपकी क्या है, पहाड़ी एरिया है, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो पहाड़ी एरिया है, तो उसको क्या, उस एरिया के वातावरण को ये निर्धारित करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने इसमें देखा कि संरचनात्मक घटक में हमने एबायोटिक कंपोनेंट देखे। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट में हमने क्या पढ़ा कि जो निर्जीव घटक है उसके अंदर आते हैं, और इसके अंदर हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और उसके लिए क्या क्या जरूरत होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और उसके लिए ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, और रासायनिक पदार्थ है जो वो कहाँ से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं। ठीक है, और उसके आगे 3 घटकों में इसको तोड़ा गया, आपका कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपका बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक वो होता है जो जीव जंतु जिस श्रेणी में रखते हैं, जीवों को जिस श्रेणी में रखते हैं, वो होते हैं हमारे बायोटिक। ठीक है, ये भी आगे 3 भागों में तोड़ सकते हैं इनको। ठीक है, तो 3 भागों में पहली हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, उत्पादक।
ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। इसमें वे जीव आते हैं जो साधारण अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की प्रकाश ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये प्राथमिक या मूल उत्पाद होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं भाई? प्राथमिक या मूल। बताऊंगा कैसे होते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी जीव इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस क्रिया में बनी ऑक्सीजन निकल कर वायुमंडल में चली जाती है तथा सभी जीवधारियों के श्वसन के काम आती है। देखो छोटी सी मैं बात समझाता हूँ कि जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ये क्या है, वायुमंडल से जो हमारा सन्स होता है उससे ऊर्जा लेते हैं, ठीक है, और जो जड़ें होती है वो मिट्टी में से क्या है, रासायनिक पदार्थ लेती है, ठीक है, रासायनिक पदार्थ लेती है, ठीक है, और रासायनिक पदार्थ लेकर क्या है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। और इस अभिक्रिया में, ठीक है, पेड़ पौधे CO2 गैस को तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। और जो ये ऑक्सीजन गैस है इसका कौन प्रयोग करते हैं? जो मनुष्य है वो श्वसन की, जो सांस लेने में इसका काम की जाती है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो ये हमारे हरे पेड़ पौधे हैं ये किस प्रकार के उत्पादक है? ये किस प्रकार के उत्पादक है? प्राथमिक या मूल उत्पादक इनको, ठीक है, यानी किस प्रकार के प्रोड्यूसर? प्राइमरी प्रोड्यूसर बोल सकते हो या बेसिक प्रोड्यूसर इनको हरे पेड़ पौधों को जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर उपभोक्ता। उपभोक्ता वो आते हैं भाई जो हरे पौधे या उनके द्वारा एकत्रित भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं, मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है? ठीक है, उनके जो हम क्या क्या खाते हैं, जैसे गेहूं खाते हैं तो गेहूं भी क्या है आपका, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, जो पेड़ पौधे जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हीं का एक हिस्सा है। ठीक है, बकरी है क्या है, घास खाती है, घोड़ा घास खाता है, तो ये शाकाहारी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनको आगे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी में क्या आते हैं? वो आते हैं जो डायरेक्ट जो वनस्पति या वनस्पति के किसी भाग को खाते हैं। ठीक है, जैसे भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, टिड्डा है और सभी शाकाहारी जंतु है। ठीक है, ये प्राइमरी के अंदर आते हैं, इनको प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी में वो आते हैं जो प्राइमरी को खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे भेड़िया है, मोर है, श्रृंगार है, लोमड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद टर्सरी का मतलब तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता वो क्या होते हैं भाई? जो द्वितीय वर्ग के उपभोक्ताओं को खाते हैं, यानी जो मांसाहारी होते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं? मांसाहारी आते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर किस प्रकार के आते हैं? सारे मांसाहारी आते हैं। और इस वर्ग को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसमें सांप, शेर, बाघ, चीता, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपके किस प्रकार के हैं? तृतीय उपभोक्ता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं आपके अपघटक। ठीक है, और अपघटक में मुख्य रूप से क्या है? जीवाणु और कवक आते हैं। अपघटक क्या करते हैं भाई? जो मरे हुए उत्पादक या जो उपभोक्ताओं हैं उनको सड़ा गलाकर भौतिक तत्वों में बदल देते हैं और वो भौतिक तत्व पुनः से क्या है? हरे पौधे अवशोषित कर लेते हैं पृथ्वी में से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है भाई? मनुष्य ने या किसी जानवर ने, जैसे देखो किसी जानवर की बात कर रहे हैं, जैसे हम गाय भैंस, गाय की बात कर रहे हैं। गाय ने घास को खाया, घास खाने के बाद क्या भाई? पोटी कर दी। ठीक है, अब जो उसका गोबर होगा उसको क्या है? जीवाणु और कवक क्या है? सड़ाकर किस में कन्वर्ट कर देंगे? खाद में। और उस खाद में फिर से क्या होगा? हरे पौधे के लिए उपयोगी होगा और उसमें जन्म ले लेते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार ये एक सर्कल चलता रहता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम अपघटक या डिकम्पोजर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं भाई आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, अपघटक तक। इसके आगे की क्लास आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर भी आपको किसी भी पार्ट में जो हमारी ये सीरीज चल रही है कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट में हम आपका जवाब जरूर देंगे आपके किसी भी प्रकार का। तो हम बिल्कुल इसको डिटेल में 0 लेवल से लेकर चल रहे हैं भाई, बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है। 0 लेवल से और हाई लेवल तक इसको हम लेके जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके हम लेके आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमारी क्लासेस सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।